बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सजाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो जिक्र करेंगे कि कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़तरनाक हद तक पहुँच चुकी है और ये बताया गया है कि 8 माह के बाद गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा अमवात जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं कोरोना वायरस के नतीजे में। एक तो इसका जिक्र करेंगे, इसके साथ साथ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी दोशंबे में मौजूद हैं, दोशंबे कॉन्फ्रेंस में जो कि मुख्तलिफ एशियाई ममालिक, जनूबी एशियाई ममालिक जो हैं उसमें शामिल हैं। इस्तांबुल प्रोसेस के हवाले से उसमें गुफ्तगू हो रही है और उसमें अफ़गानिस्तान के मामले को लेकर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने गुफ्तगू की है, उसका भी जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ चीन और ईरान के दरमियान 25 साला शराकतदारी का एक मुआहदा तय पाया है जो कि एक बड़ा माइलस्टोन है। इस खित्ते में एक बड़ी शराकतदारी जो है वो सामने आ रही है चीन और ईरान के दरमियान, और जो वन बेल्ट वन रोड मंसूबा है चीन का, उसमें भी ईरान उसका हिस्सा बन जाएगा, तो उसका भी जिक्र करेंगे और इसके साथ साथ कुछ जिक्र करेंगे दाखिली सियासत का भी। सजाद तरीन साहब, सबसे पहले तो आज कोरोना के हवाले से जो फिगर्स सामने आए हैं वो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार कर चुका है और गुज़िश्ता 8 माह में सबसे ज़्यादा अमवात रिपोर्ट हुई हैं। इसे बड़ी ख़तरनाक लहर करार दिया जा रहा है। नकी साहब, मैं आज ख़ुद गया था पोली क्लिनिक हॉस्पिटल इस्लामाबाद में और मैंने ख़ुद वहाँ जायज़ा लिया। वहाँ भी सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं है। कल हमारे साथ डॉक्टर नाइला थी जो वहाँ की चीफ़ एग्जेक्टिव हैं पोली क्लिनिक की, उन्होंने भी बताया डॉक्टर लगे हुए हैं कोरोना के, लोगों को वैक्सीन भी लगाई जा रही है, बहुत तरतीब से लगा रहे हैं वो सारी चीज़ें, लेकिन मसला ये है कि कोरोना का फैलाव बहुत तेज़ी से हो रहा है। आप यकीन माने कि मैंने आज मुख्तलिफ़ मार्केटों से होता हुआ मैं आया हूँ, बहुत सारी मार्केटें ऐसी हैं कि जहाँ दुकानदारों ने कोई मास्क नहीं लगाए हुए, लोगों ने कोई मास्क नहीं लगाए हुए, कस्टमर ने कोई मास्क नहीं लगाए हुए, किसी आदमी ने कोई मास्क नहीं लगाया हुआ, जिसकी वजह से कोई ये पता नहीं चल रहा कि कौन आदमी कोरोना पेशेंट है कौन पेशेंट नहीं है। मैं समझता हूँ हजूम है और हजूम में बहुत सारे लोग जो हैं वो जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, उनमें से एक आदमी भी ऐसा घूम के निकल जाता है जिसको जो कोरोना का मुतासर है तो वो सारे शख्स तमाम उन लोगों को कर देता है। तो इस वक्त जो है ये बहुत सूरत हाल ख़राब हो गई है। मैं समझता हूँ हुकूमत को और मज़ीद सख्त इक़दाम करने चाहिए। जो इक़दाम हुकूमत कर रही है इससे मैं समझता हूँ बहुत अच्छी हैं, हौसला अफजा हैं, लेकिन नताइज नहीं आ रहा है। शादी हाल बंद कर दिए, स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बंद हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अभी मार्केटों का टाइम भी कम होना चाहिए। मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में ये कहा था कि मार्केटों का टाइम 10 बजे से 4 बजे होना चाहिए। अगर रमज़ान भी आ रहा है वैसे तो मार्केटों का टाइम रात गए तक नहीं होना चाहिए, रात गए। और फिर दूसरा, मार्केटों के अंदर ये देखें, मैं आपको बताऊँ हर मार्केट में ना एक कमेटी बनी होती है, उस कमेटी के अहदेदार होते हैं और वो अगर ज़रा सा कोई ऐसा हंगामा हो तो रोड ब्लॉक कर देते हैं, ये इधर उधर कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट का जो DC है वो मुख्तलिफ़ मार्केटों के जो चेयरमैन हैं, मुख्तलिफ़ मार्केटों के जो अहदेदार हैं, उनको बुलाए और उनको बुला के कहे कि आप अपनी मार्केटों में, तमाम मार्केटों में हर दुकानदार इस बात की जो है ज़िम्मेदारी ले और इस बात का ज़िम्मा उठाए कि कोई गाहक जो है वो बग़ैर मास्क के अंदर नहीं आएगा, और जो दुकानदार वहाँ बैठेगा या उसके पास जितने दुकान में मुलाजम रखे हुए हैं वो बैठेंगे, वो भी तमाम जो SOPs हैं उन पर अमल करेंगे। बदकिस्मती से SOPs पर अमल नहीं हो रहा। दूसरी जो अच्छी बात आज हुई है वो ये हुई है कि हुकूमत ने सूबों को, वफाकी हुकूमत ने सूबों को वैक्सीन ख़रीदने का अख्तियार दे दिया है। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। और एक बात जो है, हमारा गरीब मुल्क है, मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में ये कहा, ये जो प्राइवेट कह रहे हैं कि प्राइवेट लोग आएंगे और उनको वैक्सीन मंगवाई जाए और वो 8,000 की लगाई जाए, गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। हर गरीब आदमी को मैं समझता हूँ कि वैक्सीन फ्री होनी चाहिए। ये मुतालबा मेरे ख्याल में गुज़िश्ता रोज़ श्री रहमान साहब या खुर्शीद शाह साहब ने किया, पीपल्स पार्टी कर रही है, दीगर जमातें कर रही हैं, और वो ये है कि चूँकि ये जो अभी हमने गुज़िश्ता रोज़ भी ये डिस्कस किया कि ये तबका इलीगली प्राइवेट तौर पर अगर किसी को वैक्सीन लगा रहे हैं तो वो उसको अभी लीगल नहीं करा देंगे, क्योंकि हुकूमत की जानिब से मुफ्त वैक्सीन जो है वो 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को लगाई जा रही है, उसके बाद मरहलावार तमाम तबकात को लगाई जाएगी। लेकिन उसमें ये जो काम हो रहा है लीगली, इसको भी रोकने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस पर नज़र रखें। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि कुछ जगह ऐसी हैं
जहाँ लोग जो है प्राइवेट वैक्सीन लगवा रहे हैं। लेकिन एक और मैं आपको बात सुनाऊँ, देखें बात यह कि इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कितना हुआ है कि वो जो तारक बशीर चीमा है, जो इनका इत्तेहादी वजीर है, उसने अपने घर में बुला के वैक्सीन लगवाई है, पूरी फैमिली को लगवाई है और उन लोगों को भी लगवाई है जिनकी उम्र 60 साल नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है, उनको पहला ये काम करना चाहिए कि तारक बशीर चीमा को सैक कर देना चाहिए, उनको वजारत से हटा देना चाहिए। उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है। जब रियासत मदीना आप बनाने जा रहे हैं तो आप मुझे बताएं कि क्या रियासत मदीना में इस तरह की बात होती है कि आप अपने सियासी असर व सलूक, अपना सियासी ताल्लुक इस्तेमाल करें और अपने घर में वैक्सीन लगवाएं और अब उन लोगों को भी लगवाएं जिनकी उम्र अभी कहा नहीं गया कि 60 साल के हों। उनकी वीडियो वायरल हुई है और उस पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि जिसने जो करना है कर ले। क्या जब वो कानून नहीं मानेंगे, जब हुकूमत के वुज़रा ये बात कहेंगे तो बाकी कौन आदमी कानून मानेगा? बिल्कुल सही बात है। मैं ये समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को फौरी तौर पर तारक बशीर चीमा को वजारत से अलहदा करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। अगर आप रियासत मदीना बनाने का दावा करते हैं तो अब ये क्या बात हो गई है जी? एक तो ये इलीगल काम किया है, उसके बाद जो उसकी तौजीह दी गई वो बजाते खुद एक बड़ा मामला है, उसको डिस्कस करते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हमारे रिपोर्टर सजाद काज़मी, उनसे जान लेते हैं सूरत हाल। सजाद काज़मी, बताइएगा, कोरोना वायरस के हवाले से उसका फैलाव बढ़ रहा है। एक तो सबसे पहले हमें हॉस्पिटल्स की सिचुएशन से आगाह कीजिएगा, आप कवर कर रहे हैं। आज बिल्कुल कोरोना के हवाले से सूरत हाल तो कल तक तो बहुत ज़्यादा ख़राब रही है, क्योंकि तमाम हॉस्पिटल जो इस्लामाबाद के तीनों बड़े अस्पताल हैं, जो कि सीडी अस्पताल जिसमें है, पिम्स अस्पताल है, पॉली क्लिनिक अस्पताल है, उसकी हालत में गुफ्ता बह थी। और कल तक तो तमाम वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स में तमाम की तमाम जो बेड्स कोरोना के लिए मुख्तस है वो फिलअप हो चुके हैं। 163 बेड्स हैं इस वक्त पिम्स अस्पताल में जो कि फिलअप हो चुके हैं और अभी मजीद 40 बेड्स उसमें मजीद ऐड किए जा रहे हैं। वेंटिलेटर के हवाले से देखा जाए तो 21 वेंटिलेटर जो है वो दस्तियाब हैं पिम्स में कोरोना मरीजों के लिए, और उसमें अब जो कल तक तो वो फिलअप था, लेकिन आज जो है तकरीबन 4 से 5 वेंटिलेटर बताए जा रहे हैं पिम्स की तरफ से कि वो खाली हो चुके हैं। अगर बात करें पॉली क्लिनिक अस्पताल के हवाले से तो 27 बेड्स हैं इस वक्त जो कोरोना के लिए मुख्तस हैं, वो सारे के सारे फिलअप हुए हैं। ऑक्सीजन बेड्स की अगर बात करें, हाई फ्लो ऑक्सीजन बेड्स जो हैं वो भी तकरीबन 17 थे, वो भी फिलअप हो चुके हैं। वेंटिलेटर जो है 4 दस्तियाब थे, चारों के चारों इस वक्त फिलअप हुए हैं। सीडी अस्पताल की हालत भी कुछ इस तरह ही है और जो फैलाव है उसमें मुसलसल उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। मुस्बत केसेस का तनासब बढ़कर 16% तक जा पहुंचा है। एक महीने के अंदर 12,000 से ज्यादा केसेस जो हैं इस्लामाबाद से सामने आ चुके हैं। अमवात भी जो मुसलसल बढ़ चुकी हैं और 50 अमवात जो हैं इस महीने में हो चुकी हैं, और देखा जाए 563 से ज्यादा जो है अमवात हो चुकी हैं। इस तरह अगर बात करें जो टेस्टों के बारे से तो जो कोरोना के तशखीसी टेस्ट जो किए जा रहे थे उसमें पहले काफी इजाफा देखने में आता, लेकिन अब उसमें दोबारा से कमी देखने में आ रही है, क्योंकि जो टेस्ट करने वाले इदारे हैं जिसमें फ्री इदारे अगर बात करें NIH के हवाले से बात करें तो उसने भी अभी पाबंदियां और लगाना शुरू कर दी है। वहां पर ही अगर आपकी कुछ जो दुआ सलाम है, अगर किसी के साथ आपके रेफरेंस है तभी आपका टेस्ट किया जा रहा है। अगर आपका रेफरेंस नहीं है वहां पर भी टेस्ट जो है लोगों को वहां मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। टेस्टों की तशखीसी टेस्ट में वाज़ेह कमी देखने में आ रही है, लेकिन उसके बावजूद जो केसेस हैं उसमें इजाफा हो चुका है और मुस्बत केसेस का तनासब 15% तक जा पहुंचा है। अमवात का शरह अगर बात करें तो 2% तक जा पहुंची है। और मुसलसल बहुत शुक्रिया सजाद काज़मी, हमें आगाह कर रहे थे। अब जैसे सजाद काज़मी साहब ने बताया है हॉस्पिटल पे प्रेशर के हवाले से, लेकिन उससे पहले जो बात अभी आप कर रहे थे तारक बशीर चीमा की, उसका जिक्र कर ले, फिर इस पे ज़रा हॉस्पिटल के बढ़ते हुए प्रेशर पे भी बात कर लेते हैं। कि तारक बशीर चीमा जो है वो नाजायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या सियासी असर और सूख इस्तेमाल करके वो कह रहे हैं हमने नेशनल हेल्थ जो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज है उसके ट्रायल्स थे, उसके ट्रायल्स के तहत ये लगाई गई है। जबकि दूसरी जानिब जब रब्ता किया गया मुताल्लिका इदारे से कि जनाब आप ट्रायल्स कर रहे हैं, क्या आप ये वैक्सीन ट्रायल्स में शामिल थे तारक बशीर चीमा साहब और उनकी फैमिली, तो उन्होंने कहा जनाब हमारा कोई ऐसा ट्रायल नहीं है कि जो हम घरों में जाकर किसी को वैक्सीन लगाएं, ऐसा कोई भी नहीं है। यहाँ पे हमारे पास बड़े कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, उस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में वो जो लोग होते हैं उनको आके हम यहाँ पे ट्रायल बेसिस पे वैक्सीन लगाते हैं, तो इसमें उस तरह की लिस्ट में भी नाम नहीं है और घरों में जाके तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये तौजीह भी फिर उन्होंने पेश की, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जनाब जिसने जो करना है वो कर ले। मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये चाहिए, अगर उनमें इखलाकी ज़रूरत है तो इनको फॉरेन मिनिस्ट्री से अलहदा करें। देखिए मैं आपको बताऊँ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, एक दिन आपको याद होगा उन्होंने कौमी असम्बली में जब एतमाद का वोट लिया तो अखलाकियात के उन्होंने पहाड़ खड़े किए अपनी गुफ्तगू में। तो आज ये मैं समझता हूँ कि अभी तक इसका नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए था कि इनको जो है वजारत के ओहदे से हटा दिया गया है। अगर मिनिस्टर ये काम करेंगे तो फिर हर आदमी जो असर रखता है, जो बासर आदमी है, वो ये कहेगा कि जनाब इधर आए मेरे पास और मुझे ये लगाएं और ये मेरे बच्चों को पहले लगाएं, फिर हुकूमत की कोई लिमिट
लिमिट नहीं होगी, कोई उम्र की हद नहीं होगी। ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ हुकूमत के लिए एक सवालिया निशान है, और तारक बशीर चीमा को वजारत से फौरी तौर पर अलहदा किया जाए, इस पर बहुत मुतालबा हो रहा है। मैं समझता हूँ आप देखिएगा इस पर सोशल मीडिया तो भरा पड़ा इससे, लेकिन ये नहीं है कि आप अगर फिर इस हुकूमत में और नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत में क्या फ़र्क है? फिर वो भी इसी तरह ही करते थे ना कि इत्तेहादियों की ज़रूरत है जी, इत्तेहादियों के हर काम माने और हर काम माने, फिर उनको डाकू और चोर कहने की क्या ज़रूरत है? फिर कह देंगे जी ठीक है, वो भी ज़रूरत के तहत अपने मिनिस्टरों को और सारे वो इत्तेहादियों को कहते थे कि ठीक है, नहीं इत्तेहादियों को तो राज़ी रखा जा सकता है ना। नहीं भाई, ये भी इत्तेहादी है ना, रिप्लेसमेंट दे दें। देखें ये मिनिस्ट्री आप इत्तेहादी किसी और को दे दें, बिल्कुल रिप्लेसमेंट दे दें, लेकिन तारक बशीर चीमा को तो अलहदा करना चाहिए ना इक़्तिदार से। बिल्कुल सही है, तारक बशीर चीमा ने जो काम किया है, ये क्या बात की है? वो ताकत के नशे में कहते हैं जो मर्जी हम कर लें, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं ये समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इस तरह के ये देखना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को देखना चाहिए। यही वो मसला है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इक़्तिदार में आने से पहले जो कहते थे ना कि पाकिस्तान में 2 कानून हैं, जो ताकतवर है उसके लिए कोई पूछने वाला नहीं है, और गरीब आदमी जो है वो सारी जिंदगी पेशियां भुगत के जेलों में मार जाता है। यही है ना इसका मतलब। तारक बशीर चीमा एक ताकतवर आदमी है, उसको कोई पूछने वाला नहीं, उसने किया और फिर वो ढटाई से कह रहा है जाओ जो कुछ करना है। ये मैं समझता हूँ कि अगर अगले 48 घंटे में इसके खिलाफ एक्शन नहीं होता तो फिर ये ना कहा जाए कि हम रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं। रियासत मदीना में ऐसे हुक्मरान नहीं थे, नहीं रियासत मदीना में ऐसा कोई काम चलता था कि कमजोर की तफरीक नहीं, सही है। तो ये मैं समझता हूँ ये इस हुकूमत के लिए बहुत बड़ा टेस्ट है जी। तारक बशीर चीमा को फारग किया जाए अपने टेस्ट भी है और चैलेंज भी है हुकूमत के लिए कि अब हुकूमत इस पे क्या इकदाम करती है। एक फिर जो बात की जाती है अखलाकियात की वजह से, यकीनी तौर पर ये एक बड़ा सवाल है। इसी मौजू पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे और दीगर मामलात पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़रा जिक्र करेंगे दाखिली सियासी सूरत हाल का। ज़ातरीन साहब, इस वक्त जब हम सियासी सूरत हाल का जिक्र कर रहे हैं और गुज़िश्ता कई दिनों से जो मंजर पर है वो PDM की सियासत है। हुकूमती इक़दामात हुकूमत क्या कर रही है वो तो हम सबके सामने है, लेकिन PDM में जो ट्विस्ट आया था गुज़िश्ता रोज़ के बाद, आप क्या समझते हैं कि अब जैसे जैसे रमज़ान का महीना सामने आ रहा है मामलात उसी जानिब यानी फासले की जानिब बढ़ेंगे या कुछ कुर्बतें भी होंगी? PDM में आसिफ अली जरदारी साहब ने वही किया है जो PDM बनने से पहले अपोजिशन के साथ मियाँ शहबाज शरीफ ने किया था। आपको याद होगा मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामला आया तो बिलावल भुट्टो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमें तो एतमाद में ही नहीं लिया गया, हमें तो पूछा ही नहीं गया। शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था कि हम गैर मशरूत हमायत का ऐलान करते हैं। आज क्यों रो रहे हैं PDM ये सारे नून लीग वाले? आज ये क्यों कह रहे हैं? ये मामला ये है कि ये अपने अपने मामला तय करने के चक्कर में हैं, और आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने कार्ड इतने खूबसूरती से खेलने और आगे भी वो खेलने जा रहे हैं। आप देखिएगा ये रमज़ान के बाद आसिफ अली जरदारी साहब जो कार्ड लगा रहे हैं और जो चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको कई सूबाई हुकूमतें आगे पीछे होती, कई ऊपर नीचे होती, ये नज़र आएंगी सूबाई हुकूमतें। और वफाक की तरफ भी आसिफ अली जरदारी का हाथ बढ़ेगा। आसिफ अली जरदारी जो प्लान करते हैं, जो चीज़ें तय करते हैं, वो कर देते हैं। ठीक है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जो PDM के साथ किया, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ वगैरह, शहबाज शरीफ को गिला नहीं होना चाहिए। शहबाज शरीफ ने तो खुद कहा था ना कि हम आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में गैर मशरूत हमायत करते हैं। उस वक्त नहीं पूछा था, उस वक्त नहीं पूछा गया था, लेकिन PDM में तश्कील नहीं पाई थी ना तरीन साहब, उस वक्त उस तरह का थी ना सारी। चलें इस पे बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलमिस्ट हैं शमशाद मांगड़ साहब। बहुत शुक्रिया मांगड़ साहब वक्त देने का। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि PDM की जो सियासी सूरत हाल है अंदरूनी तौर पर, ज़ाहिर है मंजर आम पर तो ये बात है कि एक बड़ा इंतशार पैदा हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान फासले बढ़ गए हैं और अब PDM के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। क्या कहते हैं आप? नहीं, बहुत शुक्रिया जनाब, आपने दुरुस्त फरमाया कि PDM के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है, लेकिन ये हवा उस दिन ज्यादा निकली थी जिस दिन पार्लियामेंट में ये नारा लगा था कि एक जरदारी सब पे बारी। क्योंकि जरदारी साहब की पॉलिसी की वजह से जब यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर मुंतखब हुए, अगर आप जरा गौर से देखें तो पार्लियामेंट में ये नारे लग रहे थे कि एक जरदारी सब पे बारी। तो रायविंड से मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ये कह रही थी कि एक जरदारी सब के पे बारी नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून का टिकट बिका है। यानी उन लोगों ने यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिए जिनको टिकट की यकीन दहानी करवाई गई, लिहाजा ये पहली दरार थी। लेकिन आसिफ अली जरदारी चूंकि एक बड़े जीरक सियासतदान है, वो इस बात का उनको पहले से भी ये दुख था कि जब मियां नवाज शरीफ साहब अचानक जेल से निकल के प्लेटलेस वाले ड्रामे में बाहर चले गए, तो वो जाहिर है इसमें तो कोई झूठ नहीं है, वो एस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानी से ही बाहर गए।
हत्या के जनाब वजीर आजम इमरान खान भी यहाँ पे बाद में पीटते रह गए कि वो बीमार तो नजर ही नहीं आते। तो ये पहली वो दरार थी। फिर उसके बाद आप ये देखें कि एक तरफ तो पीडीएम जलसे करती है, दूसरी तरफ जुबैर को भेज के वो अस्करी क़यादत से मुलाकातें करती है, तो इसका भी पीपल्स पार्टी को गिला था। लिहाजा पीपल्स पार्टी ने तो सियासत की है पार्लियामेंट के अंदर रह के। आपको अगर याद हो, जब जनाब इमरान खान साहब धरना लेके आए थे दी चौक में, तो मियां नवाज शरीफ तो उस वक्त बहुत परेशान थे। वो सोच रहे थे कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के बाहर चला जाऊं। उस वक्त खुर्शीद शाह और आसिफ अली जरदारी थे जिन्होंने उनको असेंबली में बैठाया था और तसल्ली दी थी। अब भी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है कि असेंबली के अंदर रहते हुए सियासत की जाए, इस्तीफे ना दिए जाएं। लेकिन चूंकि मौलाना फजल रहमान को सबसे ज्यादा आग लगी हुई है, उनके चूंकि 20 साल बाद ऐसा दौर आया कि मौलाना फजल रहमान साहब के पल्ले कुछ नहीं, लिहाजा वो चाहते हैं कि साहब जिस तरह मेरी कश्तियां जली हुई हैं बाकी ये भी जल जाए। शमशाद मांगड़ साहब, क्या आसिफ अली जरदारी साहब की जो गुगली थी वो ठीक जगह पे लगी है? आप अक्सर उनकी गुगलियों का जिक्र करते थे। आप यकीन माने आसिफ अली जरदारी की जो गुगलियां हैं इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनको ये समझ नहीं आ रही कि उनकी टांग विकेटों के सामने थी या वो हिट विकेट आउट हुए हैं। और यही हाल मुस्लिम लीग नून का है, उनको भी नहीं समझ आ रही कि वो हिट विकेट आउट हुए हैं या वो विकेटों पे खुद ही गिर गए हैं। तो ये आसिफ अली जरदारी का हमेशा से कमाल रहा। अगर आपको याद हो सजाद तरीन साहब, फ्लोर के ऊपर जनाब ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि आसिफ अली जरदारी की सियासत को समझने के लिए PhD करना जरूरी है। मेरा ख्याल है कि अब मुस्लिम लीग नून को चाहिए एक तो अपनी इंग्लिश भी बेहतर करें और आसिफ अली जरदारी की सियासत को समझने के लिए PhD भी कर ही लें। सही है। ये जावेद हाशमी साहब ने भी कहा था असेंबली फ्लोर पर। जी बिल्कुल। उसकी वजह यह है ना कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो अचानक बाउंसर मारते मारते ऐसी गेंद फेंकते हैं कि बैट्समैन समझ आता है कि ये आउट स्विंग होगी, लेकिन वो उनकी मिडिल स्टंप ले जाती है। इसलिए उनको समझने के लिए बहुत वक्त चाहिए। उनको समझने के लिए बहुत वक्त चाहिए। बहुत शुक्रिया शमशाद मांगड़ साहब ने वक्त दिया। सजाद तरीन साहब, आज जो तज्जिया सामने आया मांगड़ साहब का, जो इब्तिदा में आपने बात की है, तो ये वो सारे गिले शिकवे थे जो पीपल्स पार्टी के जमा हुए थे। इसके अलावा वो एक वीडियो जो मीटिंग थी मियां नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज साहब और इसाक डार के दरमियान वीडियो कॉन्फ्रेंस पे, वो भी लीक हुई थी, आपके इल्म में वो भी जरदारी साहब के मेरे ख्याल में पेश नज़र थी। ये सारी बातें तो अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, मगर अब से पहले आप जो बात कर रहे थे, आपने एक स्टैंड लिया था कि पीपल्स पार्टी को ये नहीं करना चाहिए था, पीपल्स पार्टी के इमेज को नुकसान होगा, जो कुछ PDM के प्लेटफॉर्म बनने के बाद वहाँ पे तय हुआ था उससे पीछे नहीं हटना चाहिए था। आज आप ये समझ रहे हैं कि नहीं, उनका दुरुस्त सियासत जा रही है? मैं आपको अर्ज करूं, जो पॉपुलर पॉलिटिक्स है वो तो वही है जो आप बता रहे हैं बातें, ठीक है। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब पॉपुलर पॉलिटिक्स से हट के अंदर अपनी मफाहमत की पॉलिटिक्स करते हैं, तो उन्होंने अपनी जगह बनाई है। मैं समझता हूँ सारी पार्टियाँ जो हैं, सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, सारी पार्टियाँ जो इस्टेब्लिशमेंट लाइन में लगी हुई हैं कि वो उसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये सिलेक्ट कहते हैं, ये खुद सारे सिलेक्ट होने की लगे हुए हैं। बस जिसको जितनी लिफ्ट मिलती है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वो उतना अपना काम दिखाता जा रहा है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे चीज़ें और बहुत सारी तब्दील होंगी। और पहले दिन से मेरे ख्याल में आसिफ अली जरदारी साहब PDM पर असरअंदाज हुए हैं। जब पहले दिन वो इस्तीफे की बात मौलाना फजल रहमान और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब तब इस पर करमिज थे, तो पीपल्स पार्टी ने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पार्लियामेंट से बाहर नहीं जाएंगे। मेरे ख्याल में आज तक वो उस पर असरअंदाज होती चली आ रही है। सारे दानिश्वर जुगाली कर रहे थे इस्तीफों की, और बहुत सारे भुट्टो ख़ानदान के दुश्मन भी ये कह रहे थे कि जी इस्तीफ़ा होगा और उस तरह होगा, लेकिन मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि पीपल्स पार्टी पार्लियामान नहीं छोड़ेगी। पीपल्स पार्टी ने 1985 में गैर जमाती इंतखाबात में हिस्सा ना लेकर उनको बहुत सियासी नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने ये फैसला कर लिया है कि हम पार्लियामेंट का फोरम कभी नहीं छोड़ेंगे, हालात कुछ भी हो जाएं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 17 सीटों तक महदूद कर दिया गया था। ये एक अजीब बात है। आप देखें इस मुल्क में मुस्लिम लीग नून, जब इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ हो, आपको 2 तिहाई अक्सरी दिला दे तो ठीक है, और जब इस्टेब्लिशमेंट आपको निकाल दे तो कहा जब इस्टेब्लिशमेंट ने जुल्म किया है। ठीक है, चले नहीं, ये तो जाहिर है, वो उनका बयानिया तो सबके सामने आवाज़ है, लेकिन जब से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने स्टैंड लिया है मियाँ साहब ने, तो फिर वो अपने स्टैंड पे खड़े हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अगर आपने मैं आपको अर्ज करूं तमाम जमातों से एक वादा कर लिया कि अपोजिशन लीडर आपका होगा और फिर आप पीछे हट गए, ये तो नहीं ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि आप लंदन में बैठे रहें और लोगों को कहें कि वो लड़ते तो ये पहले दिन PDM के में आप शमूलियत अख्तियार ना करते? नहीं, मैं आपको पहले ये शिकवा रख सकते, पहले भी PDM के पहले इजलास में भी ये बात हुई थी, और उस वक्त भी बिलावल भुट्टो ने ये कहा था कि मियाँ साहब आज आप आ जाएं, हम आपको इस्तीफे दे देते हैं। ये जो आसिफ अली जरदारी साहब की बात कोट होती है ना कि उन्होंने कहा मैं कमज़ोर आदमी हूँ,
ये जो मियाँ नवाज शरीफ ने वहाँ गुफ्तगू की वो नहीं बाहर आई, वो नहीं बाहर आने दी गई। लेकिन जो उसके जवाब में आसफ अली जरदारी साहब ने बात की, आसफ अली जरदारी साहब की बातें वो मीडिया पे चलाई गई कि जी ये उन्होंने कहा, ये कहा। तो मैं ये समझता हूँ कि हर पार्टी ने पॉलिटिक्स करनी होती है, हर पार्टी ने अपनी जगह बनानी होती है, और जो जहाँ फिट होता है वो फिट होता जाता है। अभी मांगड़ साहब ने कहा ना कि एक तरफ पीडीएम में थे, दूसरी तरफ जुबैर उमर को कहा गया कि जी आप जाएं और राब्ते कर लें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सजात तरीन साहब। ये तो हमारी दाखिली सियासत है, इसमें उतार चढ़ाव रहेगा। आने वाले वक्त में कुछ बड़ा ब्रेक थ्रू असर मुर्तज़ा साहब ने भी गुज़िश्ता रोज़ कहा आ सकता है ईद तक। लेकिन इसके साथ हम जब खित्ते की सियासी सूरत हाल में देखते हैं तो ज़ाहिर है उसमें पाकिस्तान की पोजीशन बहुत अहम रही है और आज भी बहुत अहम है जियो स्ट्रेटेजिकली। उसमें जो दोशंबे कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने शिरकत की है और उसमें इस्तांबुल प्रोसेस के हवाले से भी बात की गई है। मेरे ख्याल में उसको ये नाम भी दिया गया हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस। मेरा सवाल ये है सजात तरीन साहब, आज अफ़गानिस्तान के मामले को लेकर पाकिस्तान ने बड़े दबंग अंदाज में बात की और पाकिस्तान हर फोरम पर अफ़गानिस्तान में अमन की बात करता है और उसमें प्रैक्टिकली भी उसने काम किया है। आज आपको पता है अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है, बिलखसूस अमेरिका में जो पावर शिफ्ट हुआ है और वहाँ पे जो बाइडन की हुकूमत आई है, जो बाइडन की, तो उसके बाद सूरत हाल बदली है। यानी हमने देखा कि सदर ट्रंप के ज़माने में जो मुआहदे हुए थे अब उस पर उस तरह से अमल दरामद नहीं हो रहा। उस पर तालिबान ने भी ये कहा है कि अब शायद जंग बंदी उस तरह से बरकरार न रह पाए। पाकिस्तान कहाँ का है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, सूरत हाल ये है कि अफ़गानिस्तान में जो ट्रंप इंतज़ामिया ने तालिबान के साथ मुआहदे किए और अफ़गानिस्तान को छोड़ने के वादे और मामलात किए, जो बाइडन ने आके उनको उस तरह उन पर अमल दरामद मेरे ख्याल में वो नहीं कर पा रहे, या उनकी कुछ पॉलिसी और हैं वो अफ़गानिस्तान से भी जाना नहीं चाह रहे। तो इसलिए वहाँ एक तनाज़ा पैदा हो गया है जिसकी वजह से मामलात जो हैं वो ख़राबी की तरफ जा रहे हैं और आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो और ख़राबी की तरफ जाएँ। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के, वो कई दफ़ा कोशिश करता है कि पाकिस्तान को एक तरफ रख के बाला बाला को मामलात कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ अभी भी माहिरीन का ख्याल ये है कि शायद वो बाला बाला को चीज़ें कर लेगा, वो मुमकिन नहीं है उसके लिए। तो पाकिस्तान की अहमियत अमेरिका के लिए हमेशा रहेगी। दूसरी, आपने जो दोशंबा कॉन्फ्रेंस की बात की, उसमें देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ, उस कॉन्फ्रेंस का फ़ायदा ये है कि हम खित्ते के सारे ममालिक, एशिया के सारे ममालिक वहाँ बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत हो रही है। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जैसे कि सूरत हाल नज़र आ रही है सामने, क्योंकि हमने हालात जो होते हैं, दस्तयाब हालात या दस्तयाब मालूमात जो होते हैं, उनको सामने रख के ही बात करनी होती है। तो दस्तयाब मालूमात जो हैं उनके पेश नज़र ऐसे लग रहा है कि ऐसे इंडिया से भी हमारे ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं और शायद सूरत हाल पहले से बेहतर हो जाए। इसी तरह खित्ते के दीगर ममालिक जो हैं, ये इस कॉन्फ्रेंस में मेरे ख्याल तमाम इशूज़ डिस्कस होंगे, बातचीत होगी, तिजारत बढ़ेगी। आपको याद होगा आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा था कि आप वो दौर नहीं है कि मुल्क तरक्की करें, अब वो दौर आ गया है जिसमें खित्ते तरक्की करते हैं। बिल्कुल सही। तो ये पूरा खित्ता जो है, मैं समझता हूँ ये ऐसी कॉन्फ्रेंसों से बहुत फ़ायदा होता है। आगे जाके इनसे बात की जाती है, तिजारती ताल्लुकात बढ़ा सकते हैं, दूसरे ताल्लुकात हम बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। और फिर वो प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी की बात कि हम दोस्त तो बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो पड़ोसियों से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए मैं समझता हूँ ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ प्रेसिडेंट अशरफ गनी भी आए हुए हैं, अफगान प्रेसिडेंट जो हैं, तो उनसे भी हमारे वज़ीर ख़ारजा मिले हैं। ये मामला और इलाके के दीगर ममालिक से भी शराकत दारी की पर मुशावरत की जा रही है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा जो है ना एक बेहतरी होगी पूरे खित्ते में, और ये एक बहुत बेहतर कॉन्फ्रेंस हमारे हक में हो सकती है, हम इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, इसमें ये जो हम जब खित्ते की सियासी सूरत हाल का जिक्र कर रहे हैं तो उसमें वन बेल्ट वन रोड मंसूबे का भी जिक्र पाकिस्तान में शामिल है, दीगर ममालिक शामिल है, चाइना का एक बड़ा वो प्रपोजल है, बल्कि प्रपोजल का अब तो वो प्रैक्टिकल हो चुका है। मेरा सवाल ये है कि जैसे हमने देखा कि यूरोप मुत्तहिद हुआ, एक पूरा खित्ता मुत्तहिद हुआ, उन्होंने अपनी करेंसी यूरो जो है वो लॉन्च की। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो ज़ाहिर है बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी स्टेट है। तो इसी तरह जब हम बड़े आज़मों की या खित्तों की बात कर रहे हैं तो हमारे एशियन ममालिक में बाहर एक तफरीक रही, आपने इंडिया का हवाला दिया है, उसका एक बड़ा मामला है। तो उसमें माजी में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तो अमेरिका का जो है वो हाथ रहा, वो अगर वो हाथ पीछे हटा तो हमारे फासले बढ़ गए, अगर वो नज़दीक आया तो हमारे फासले जो है वो कम हो गए। लेकिन अब आप कुछ और हाथ देख रहे हैं। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, इस वक्त जो है चाइना जो है वो खित्ते में बड़ा अहम रोल कर रहा है। चाइना आपको पता है बहुत बड़ी सरमायाकारी ईरान में करने जा रहा है और बहुत बड़ा उनका मुआहदा हो रहा है। उस पर भी जिक्र करते हैं। हमारे यहाँ मीडिया में बहुत सारी चीज़ें छपी कि उनके वज़ीर ख़ारजा ने तो यहाँ तक कह दिया कि ईरान ऐसा मुल्क है जो एक टेलीफोन कॉल पे अपनी पॉलिसियाँ नहीं बदलता। मैं ये समझता हूँ कि जो है ना अमेरिकन्स जो हैं वो बिल्कुल, ये बात आपने ठीक कही कि अमेरिकन्स ही लड़ाते रहते हैं और आगे पीछे करते हैं, लेकिन अब खित्ते में चाइना का बड़ा रोल है।
चाइना से जो मार पड़ी है लद्दाख में इंडिया को, उसके बाद इंडिया ने उनसे तिजारत बंद नहीं की, क्योंकि इंडिया को ये पता था कि वहाँ सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। फिर अब उन्होंने बहुत सारी इंडियन कंपनी जो हैं, अब बहुत सारे आर्टिकल्स आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, बहुत सारी चाइनीज़ कंपनी हैं उनको इंडिया में वही राइट्स मिल रहे हैं जो इंडियन कंपनी को मिल रहे हैं। तो ये आगे बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा पाकिस्तान और जो इंडिया करीब आ रहे हैं, इसमें हो सकता है कि अमेरिका भी कहीं ख्वाहिश हो, लेकिन चाइना का बड़ा रोल है जी, चाइना का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, आप ये समझ रहे हैं। इस पर मजीद भी बात करते हैं। वो ईरान वाला आपने हवाला दिया है, बड़ा एक मुआहदा हुआ है, ये बहुत हम कह सकते हैं कि सदी का एक बड़ा मुआहदा है। इस पर भी बात करते हैं। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम खित्ते की सियासी सूरत हाल का जिक्र कर रहे हैं, तो शब कॉन्फ्रेंस जिस पे हमारे वज़ीर ख़ारजा मौजूद है उसका हमने जिक्र किया है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस से पहले जब हम जनूबी एशियाई खित्ते के ममालिक की बात करते हैं, पाकिस्तान की अपनी अहमियत है और पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट है। अफगानिस्तान के हवाले से हम बात कर रहे हैं, हमारा एक बड़ा कंसर्न है, और हमसायों की बात। अभी सजाद तरीन साहब आपने बड़ी अच्छी एक कोटेशन दी जो आपने जरदारी साहब के रेफरेंस से, कि उन्होंने कहा कि दोस्तियाँ या वो तो बदले जा सकते हैं, हमसाये नहीं बदले जा सकते। दीगर ममालिक के हवाले से यही है बड़ा मुआहदा जो हम अभी जिक्र कर रहे थे कि ईरान और चीन के दरमियान 25 साल शराकत दारी का मुआहदा तय पाया है। ये मुसवदा 2016 में तैयार किया गया था, मगर इस पर नेगोशिएशंस चलती रहीं, मामलात आगे बढ़ते रहे और अब 2021 में जाकर ये फाइनल हुआ है गुज़िश्ता 2 दिन में, इसी वीक में। और इसको इस खित्ते के इन 2 ममालिक के हवाले से एक बड़ा मुआहदा करार दिया जा रहा है। इससे एक बड़ी जो तिजारती सरगर्मियाँ हैं वो बढ़ेंगी इन दोनों ममालिक में, और ज़ाहिर है इसके पूरे खित्ते पर बड़े मस्बत असरात की तवक्को की जा रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? हम जो कहते थे ना कि शिफ्ट हो रहा है, और वो कहा जा रहा है कि सुपर पावर जो है वो अब जनूबी एशिया में है, किसी ने बहुत पहले ये बात की थी, उसी जानिब ये इक़दाम है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, बात यह है कि चाइना जो है वो अपना ताल्लुकात, अपना असर रसूख, अपने तिजारती मामलात बढ़ाता जा रहा है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि हमारे मीडिया में ख़बरें छपी हैं चीनी वज़ीर ख़ारजा के हवाले से कि उन्होंने कहा कि ईरानी ऐसी कौम नहीं है जो एक टेलीफोन कॉल पर अपनी पॉलिसियाँ बदलें। तो ये मैसेज किसी न किसी को तो है ना जी, जो उन्होंने दिया। चाइना जो है वो जो उसके ईरान से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और जो बहुत बड़ी सरमायाकारी वहाँ कर रहा है, उसके बाद उनके मामलात और आगे बढ़ेंगे। मैं ये समझता हूँ हमें भी अपनी पॉलिसियों पर गौर करना चाहिए कि इतनी बड़ी जो सरमायाकारी वहाँ हो रही है, उसके बाद खित्ते की जो सूरत हाल बनेगी, खित्ते में जो तजारती सरगर्मियाँ बनेंगी, उसमें पाकिस्तान का हिस्सा क्या होगा, पाकिस्तान उसमें क्या रोल कर सकता है, हमें अपने मफादात को भी देखना है। और मैं ये समझता हूँ कि अब मामलात बहुत आगे बढ़ेंगे। जो इतनी बड़ी जब चाइना वहाँ सरमायाकारी कर देगा तो फिर वो ऐसा कोई नहीं है, कोई लड्डू नहीं है ईरान के, कोई उसको मुंह में डाल लेगा। आपको पता है वो किस किस्म की कौम है। ईरानी कौम लड़ने से वो नहीं घबराती। और दूसरी बात जो है, ईरानी लीडरशिप जो है, जैसे आपने कहा कि ये बहुत कई सालों से पिछले से ये बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने ये मुआहदा अपने मफादात के मुताबिक की है। ऐसा नहीं है कि कुछ चाइना के मफादात ही सारे देखे गए हैं, उन्होंने अपने मफादात भी देखे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो चाइना ने अपने मफादात देखे, ईरान ने अपने उसमें सर देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट चंद चीज़ें हैं मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर भी करते चले, वक्त तो मुख्तसर सा है, मगर इसमें ये देखें कि नेगोशिएशंस जो चलती रही 2016 के बाद, वो ये था कि हम बार्टर सिस्टम के तहत तिजारत करेंगे। यानी चाइना जो है वो ईरान से तेल लेगा और चाइना अपनी मसनूआत ईरान में देगा। फिर विद इन ईरान भी ये डिस्कशन चलती रही कि हमारी इकॉनमी पे चाइना का गलबा हो जाएगा और फिर सूरत हाल ऐसी ना हो जाए कि हमारे कंट्रोल से सूरत हाल बाहर चली जाए। चाइना की एक अपनी हिस्ट्री है जब सरमायाकारी कर, तो उन चीज़ों पे भी उन्होंने कॉन्स्टेंट्स रखे हैं, क्योंकि ईरान को आपको पता है जो बाकी पाबंदियाँ उसको थी अमेरिका के हवाले से, जिसका हम जिक्र पहले कर चुके हैं, तो उसकी तेल के हवाले से उसको बड़ी परेशानी का सामना था, उसकी इकोनॉमी। तो अब अगर तेल चाइना खरीदता है तो बहुत बड़ा ख़रीदार है और फिर वो मसनूआत वहाँ जाती हैं। मेरे ख्याल में उसके बाद ईरान को शायद दुनिया की उस तरह ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस मुआहदे के बाद, जिस तरह के अमेरिका पहले सोचता रहा है। नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊँ कि हर कौम जो है वो अपने मफादात को देखती है। और अमेरिका में जो ट्रंप आया था और ट्रंप ने जो अमेरिका को नुकसान पहुँचाया है और अमेरिका को जो उसने एक सूरत हाल अमेरिका के लिए बहुत ख़राब की है, अब मेरे ख्याल जो बाइडन को उसको ठीक करते हुए 4 साल लग जाएंगे। वो अपने मामलात में इतना उलझा रहेगा कि वो शायद उस तरह मामलात कर ही ना सके जिस तरह के ट्रंप ने आके ये कर दिया वो कर दिया। और दूसरी बात ये है कि पहले जो बाइडन ने ये कहा था कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन्होंने कहा था कि जब हम आएंगे तो हम ईरान की पाबंदियाँ जो हैं ख़त्म करेंगे। उन्होंने वो जो एनवायरनमेंट वाला मुआहदा था हमने कहा, उसमें उन्होंने कहा था हम वापस जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं और मैं इसका प्रेशर भी जाएगा।
इसका प्रेशर भी जाएगा। पॉलिटिकल प्रेशर जी, जिसको ये हम कहते बहुत हैं। बहुत बड़ा प्रेशर जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी ह्यूज सरमायाकारी है ईरान में जो वो करने जा रहा है चाइना। तो उसका न सिर्फ ईरान को फ़ायदा होगा, खित्ते के ममालिक को फ़ायदा होगा। स्ट्रेटेजिकली इसमें शामिल है, इसमें फौजों का और फोर्सेस का एक दूसरे का जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से सिक्योरिटी मुआहदा भी इसमें शामिल है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि अब वो कोई लड्डू नहीं होगा कि ईरान को मुंह में डाल लेगा। दूसरी बात ये, अमेरिका अब उनको उस तरह धमकियाँ नहीं दे सकेगा। पाबंदियों के हवाले से भी अब उनके वो वाला मेरे ख्याल में मौक़िफ़ नहीं रहा, वो कमज़ोर हुआ है थोड़ा सा, जो बाइडन के आने से जो ट्रंप ने अख्तियार किया वो कमज़ोर हुआ। तो एक मैं समझता हूँ, लेकिन इसमें खित्ते की जो सूरत हाल है, हमने बहुत पहले का सी पैक शुरू किया हुआ था, और बहुत सारे चाइनीज़ से जब मेरी मुलाकात होती है तो वो अक्सर ये गिला करते हैं कि जी सी पैक पर काम जो है वो काम की रफ्तार कुछ स्लो हो गई है, वो पहले वाला नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें भी जल्दी जल्दी ये इस पे काम करना चाहिए, सी पैक मुकम्मल करना चाहिए। और जो ईरान के साथ चाइना का मुआहदा हुआ है और बहुत बड़ी जो सरमायाकारी हुई है, इसको मद्देनज़र रखते हुए हमें भी अपने मफादात के लिए कोई बात करनी चाहिए। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, हमने हमेशा, हमारी कोई हुकूमत हो, मैं PTI की बात नहीं कर रहा, उनने अमेरिका के बहुत इन्हिसार किया है। तो अमेरिका ने हमें हमेशा जो है बुरे वक्त में अमेरिका ने हमारा साथ छोड़ दिया। कभी भी अमेरिका ने हमारा साथ नहीं दिया, चाहे 65 की जंग हो, 71 का मामला हो, या वैसे हमारे साथ खुद हिलरी क्लिंटन मेरे ख्याल में इसका इज़हार कर चुकी है। तो मैं समझता हूँ चाइना जो है वो हर बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ा रहा है। जब हम कोई भी मामला हमारे खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में गया, कहीं पाबंदियों की बात हुई, कुछ हुआ, तो उसने वीटो भी किया बहुत सारे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें ये देखना चाहिए कि जैसे अब खित्ते की ममालिक की बात हो रही है, चाइना जो है वो ईरान की तरफ जा रहा है, इंडिया से उनके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं चाइना के। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें भी इस खित्ते के, जो हम पाकिस्तान एक ऐसी जगह पे है खित्ते में जहाँ उसका बड़ा अहम रोल है जी। तो पाकिस्तानी लीडरशिप को अब चाहिए कि ये जो दुनिया में जो खित्ते में तब्दीलियाँ हो रही हैं, इन तब्दीलियों का फ़ायदा अपने मुल्क के लिए भी उठाए और मामलात को आगे बढ़ाए, क्योंकि हमारे यहाँ गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। अगर हम तिजारती सरगर्मियाँ शुरू करेंगे अपने पड़ोसी ममालिक से और उनकी सरमायाकारी उनसे यहाँ खींचेंगे, तो मेरे ख्याल में बहुत सूरत हाल होगी। और फिर हमें उस मंसूबे के बारे में भी सोचना चाहिए जो प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी और ईरानियन सदर के दरमियान मुआहदा हुआ था गैस पाइपलाइन वाला, उसका भी हमें देखना चाहिए। हमें दुनिया का प्रेशर जो है वो नहीं इतना लेना चाहिए, अपने मुल्क का मफाद देखना चाहिए कि हमने क्या करना है। जहाँ से हमें सस्ती गैस मिलती है हम वहाँ से लें। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, आपको पता है, वो मंसूबा नहीं मुकम्मल किया और कतर से गैस लेने शुरू कर दी थी, वो दबाव में थे। तो मैं ये समझता हूँ कि अब हमें खित्ते के ममालिक से ताल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए और अपनी मुआशी हालत बेहतर करनी चाहिए। और जिस तरह चाइना ने किया है, हमारा तो ज़्यादा मेरे ख्याल में करीबी मुल्क है, तो इस तरह की जो तिजारती सरगर्मियाँ हैं उसे बढ़ाना चाहिए। वक्त चूँकि ख़त्म हो गया है नाजरीन, वरना इस पर मज़ीद भी बात हो सकती है। आने वाले दिनों में इस हवाले से जो अहम डेवलपमेंट्स होंगी उसका भी जिक्र करेंगे। नाजरीन, यहाँ पे वक्त हुआ है चूँकि अपने अख्ताम को पहुँचे। एतजाज़ नकीर, सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।